हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं द पोटेंशियल बैरियर प्रॉब्लम। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पोटेंशियल स्टेप। पोटेंशियल स्टेप में क्या पढ़ा था कि सबसे पहले एक आपके पास पोटेंशियल स्टेप होगा, उसके ऊपर पार्टिकल इंसिडेंट करेगा। तो पार्टिकल का दो केस हो सकता है। एक हो सकता है जब पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा हो, तो उस वाले केस में जब पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा थी तो हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया था? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कैलकुलेट किया। फिर दूसरा केस क्या हो सकता है कि जब पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से कम हो, उस केस में हम लोग रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कैलकुलेट किए थे। सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे भी हम लोग करेंगे। तो पहला केस लेंगे जब आपका एनर्जी जो है, पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा है, और फिर दूसरा केस लेंगे जब पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से कम है। ठीक है, और इन दोनों केस में हम लोग रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कंसीडर a beam of particles of mass m that are sent from left on a potential barrier। अब पोटेंशियल बैरियर की डिफिनीशन क्या है? ये पूरा जो ग्रीन से दिख रहा है ये पोटेंशियल बैरियर की डिफिनीशन है कि जो पोटेंशियल बैरियर होगा वो जीरो होगा x लेस देन जीरो पे। जीरो से लेकर के a तक इसका मान v नॉट होगा, और फिर x ग्रेटर देन जीरो पे ये जीरो हो जाएगा। तो अगर हम इस फंक्शन को प्लॉट करें तो ये कैसा दिखेगा? ये हमारा x एक्सिस है, दिस इज आवर x एक्सिस, और दिस इज आवर y एक्सिस। ठीक है, दिस इज आवर x एक्सिस एंड दिस इज आवर y एक्सिस। तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं? प्लॉट करेंगे तो ये आ जाएगा x लेस देन जीरो पे जीरो, फिर x जीरो से लेकर के a कितना है ये v नॉट, मतलब ये हो जाएगा v नॉट जीरो से लेकर के a। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास आ गया पोटेंशियल बैरियर, जो आपका ऑरेंज जैसे दिख रहा है यही पोटेंशियल बैरियर है। ठीक है, इस तरीके से ये है। ठीक, जिसकी विड्थ जो है वो है a और हाइट जो है वो है v नॉट। तो इसमें तीन रीजन है, एक है फर्स्ट रीजन, एक है सेकेंड रीजन और एक है थर्ड रीजन। तो फर्स्ट रीजन सेकेंड रीजन में पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, फर्स्ट और थर्ड रीजन में पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, सेकेंड रीजन में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? v नॉट। ठीक है, तो अब हम इस रीजन में क्या करेंगे? फर्स्ट रीजन में भी वेव फंक्शन निकालेंगे, सेकेंड में भी और थर्ड में भी। सबसे पहले फर्स्ट रीजन का वेव फंक्शन क्या हो जाएगा? अब क्योंकि हम लोग पोटेंशियल स्टेप का प्रॉब्लम कर चुके हैं तो हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट में जो पोटेंशियल जो आपके पास वेव फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा a e टू द पावर i k1x प्लस b e टू द पावर माइनस i k1x x लेस देन जीरो के लिए। ठीक है, सेकंड रीजन जो होगा, सेकंड रीजन में जो वेव फंक्शन होगा c e टू द पावर i k2x प्लस d e टू द पावर माइनस i k2-x, और ये कहाँ से कहाँ वैल्यूड होगा? जीरो से लेकर के a तक। फिर थर्ड रीजन में जो होगा कैपिटल ई टू द पावर आई के वन एक्स ग्रेटर देन है। यहाँ पे माइनस वाला टर्म नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो ये थर्ड रीजन में कोई भी ऐसा बैरियर नहीं है कि जो पार्टिकल आपका यहाँ से रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो इसलिए थर्ड रीजन में केवल ट्रांसमिशन होगा। फर्स्ट रीजन में पार्टिकल ऐसे जाएगा, यहाँ रिफ्लेक्ट हो सकता है और ट्रांसमिट हो सकता है। इस वाले रीजन में रिफ्लेक्ट हो सकता है और ट्रांसमिट हो सकता है, राइट। तो फर्स्ट रीजन में प्लस माइनस होगा, सेकेंड में प्लस माइनस होगा, और यहाँ पे केवल और केवल प्लस होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको पूरे को देखें, एक फिगर में बनाए, तो ये कैसे होगा? ये कुछ इस तरीके से। तो ये a e टू द पावर i k1x फर्स्ट रीजन का वेव फंक्शन कितना है? दिस टर्म प्लस दिस टर्म, राइट। तो ये जो टर्म है ये आपका इंसिडेंट वेव का डायरेक्शन बताएगा, राइट, क्योंकि ये x डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है, माइनस है तो इसका मतलब माइनस x डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है। सिमिलरली सेकेंड रीजन में जो वेव फंक्शन है दिस प्लस दिस, लेकिन ये वाला जो है ये आपका x डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगा, ये वाला आपका माइनस एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगा। फिर थर्ड रीजन में जो है वो आपका है ये फंक्शन, ठीक है, जो केवल और केवल एक्स डायरेक्शन में जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट रीजन का अगर हम मॉडिफाइड जो हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है, अगर हम मॉडिफाइड श्रोडिंगर इक्वेशन लिखे तो कुछ इस तरीके से होगा। सेकंड रीजन में आपका इस तरीके से होगा, थर्ड रीजन में इस तरीके से होगा, जहाँ पे k1 स्क्वायर जो है वो 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, k2 स्क्वायर कौन से रीजन में यूज हुआ है? सेकंड रीजन में। तो सेकंड रीजन में पोटेंशियल है तो इसलिए e माइनस वी नॉट हो जाएगा, और थर्ड रीजन में भी पोटेंशियल जीरो है तो इसलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी आपका k1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया वेव फंक्शन तीनों रीजन में। अब हमें क्या करना पड़ेगा? ए बी सी डी का मान निकालना पड़ेगा, और ए बी सी डी का मान निकाल करके ए बी सी डी ई का मान निकालना है कांस्टेंट का यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, तो बाउंड्री कंडीशन कौन कौन सी है? तो पहली बाउंड्री कंडीशन है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपका फर्स्ट रीजन है, ये सेकेंड रीजन है, तो इस पॉइंट पे ये दोनों मीट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है फर्स्ट रीजन का वेव फंक्शन और सेकेंड रीजन का वेव फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। सेकेंड रीजन और थर्ड रीजन इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सेकेंड रीजन और थर्ड रीजन का जो आपका वेव फंक्शन होगा वो
कंटिन्यूअस होगा x इज इक्वल टू ए पे, और फर्स्ट और सेकंड का कंटिन्यूअस होगा x इज इक्वल टू ए पे, x इज इक्वल टू 0 पे, राइट, सॉरी, x इज इक्वल टू 0 पे फर्स्ट और सेकंड का कंटिन्यूअस होगा, सेकंड और थर्ड का जो होगा वो x इज इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे हम लोग ये बाउंड्री कंडीशन हमारे पास है, ठीक है, x इज इक्वल टू 0, साई फर्स्ट साई सेकंड, और इसी तरीके से इसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस होगा, फिर सेकंड जो होगा और थर्ड कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू ए पे, ठीक है, इसी तरीके से इनका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला अगर यूज करें, ये वाला, तो इससे आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, और डिफ्रेंसिएशन करके फिर x इज इक्वल टू रखेंगे 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास इतना। फिर इस वाले रीजन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू ए है, तो जस्ट x बराबर a रख देंगे साई सेकंड में, और ये साई थर्ड में x इज इक्वल टू a रख देंगे, तो इतना आ जाएगा। फिर इसी तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन में क्या होगा, ये आई के टू सी ई टू द पावर आई के टू ए प्लस डी, और फिर यहाँ पे ये माइनस टर्म यहाँ आ जाएगा, राइट, लेकिन हमने आई के टू बाहर ले लिया तो ये आ जाएगा इतना, और इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो हमारे पास 4 इक्वेशन होगा ए बी सी डी, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्विंग ए बी सी डी ई इन टर्म्स ऑफ ए, क्योंकि हमारे पास 5 अननोन है, 4 इक्वेशन है, तो हमें किसी एक के टर्म बाकी चारों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या प्रोसीजर अपनाते हैं, सभी कांस्टेंट को एक के टर्म में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला प्रोसीजर क्या है कि हम लोग सबसे पहले क्या कंसीडर करेंगे, बी सी डी ई को सॉल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ ए, तो 1a मल्टीप्लाइड बाई k1 प्लस 1b, तो इसमें हम क्या करेंगे, k1 से मल्टीप्लाई करके और इसको ऐड कर देंगे, जैसे ही ऐड करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा 2k1a, ठीक है। तो ये याद रखना है बस, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास आ जाएगा 2k1a सी k1 प्लस k2 प्लस डी k1 माइनस k2। फिर इसके बाद है दूसरा वाला 1c में k2 से मल्टीप्लाई करके 1d में ऐड कर देंगे, ठीक है, जैसे ही ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा c इज इक्वल टू ये टर्म, ठीक है। तो हमारे पास c का मान आ गया इन टर्म्स ऑफ ई, ठीक। अब 1c में k2 से मल्टीप्लाई करके d 1d से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जब इतना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू इतना। तो अब हमारे पास c और d का मान आ गया इक्वेशन 1f से और 1g से, 1f से c का मान और 1g से d का मान उठा करके इक्वेशन 1e में रख देंगे। जैसे ही रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व होगा, सॉल्व होते होते तो ये आ जाएगा 2k1a यहाँ पे, और ये पूरा टर्म इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, e अगर हमें निकालना होगा तो e इधर रखेंगे, बाकी ये सारा टर्म इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4k1 k2a अपॉन e टू द पावर i k1a, और ये पूरा ब्रैकेट जो है ये पूरा आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये e टू द पावर k1 ऊपर चला गया, और ये आ जाएगा k1 प्लस k2 स्क्वायर होल स्क्वायर e टू द पावर माइनस आई k2a k1 माइनस k2 होल स्क्वायर e टू द पावर आई k2a, ठीक है। इसको इतना कर लिया हम लोगों ने। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको होल स्क्वायर को ओपन कर देंगे, इसको भी ओपन करेंगे तो k1 स्क्वायर का टर्म आ गया, k2 स्क्वायर का टर्म आ गया, फिर 2k1 k2 का टर्म आ गया। तो अब हमारे पास जो है फार्मूला क्या होता है, e टू द पावर आई थीटा बराबर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, e टू द पावर आई थीटा बराबर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का यूज करके सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इतना, ठीक है। अब ये जो नीचे था, ये जो डिनोमिनेटर में है ये पूरा नीचे है, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो टू द पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। ये टू द पावर -1 हो गया, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 4k1 k2a e टू द पावर माइनस आई k1a, और यहाँ आ गया k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर माइनस 2i साइन k2a, और फिर ये पूरा यही टर्म आ जाएगा, ठीक है। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होगा, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हो जाएगा t इज इक्वल टू ट्रांसमिशन करंट डेंसिटी डिवाइडेड बाय इंसिडेंट करंट डेंसिटी का एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा था पोटेंशियल स्टेप वाले प्रॉब्लम में कि ये कैसे होता है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू आई एच क्लास अपॉन 2m साई डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स माइनस साई स्टार डेल साई बाय डेल एक्स। अब यहाँ पे जो आपका ट्रांसमिशन है वेव फंक्शन वो है e टू द पावर आई k1x, और इंसिडेंट है वो कितना है a e आई k1x, राइट। तो अब यहाँ पे हम JT निकाल लिए, तो JT अब जस्ट यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है और सॉल्व करके निकाल लेंगे, और JI हमारे पास इतना आ जाएगा, इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, राइट। तो यहाँ के जैसे मतलब अगर हमें JT निकालना है तो साई की जगह पे साई टी यूज करना है, यहाँ पे साई टी, यहाँ पे साई टी, यहाँ पे साई टी, यहाँ पे साई टी, और JI इंसिडेंट का अगर निकालना है तो यहाँ पे हमें साई आई साई आई साई आई साई आई यूज करके निकाल लेंगे तो इतना आ जाएगा। जैसे सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू मॉड ऑफ ई स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ ए स्क्वायर, सॉरी मॉड ऑफ ई स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ ए स्क्वायर। अब e का मान यहाँ से ये वाला जो है ये उठा करके यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा 4k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर a स्क्वायर। अब ये जो है e टू द पावर आई थीटा, e टू द पावर आई थीटा का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा, e टू द पावर आई थीटा हो जाता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू
ये तो ये हो जाएगा अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे अंडर रूट होगा, सो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर दैट इज 1, राइट। ये इस तरीके से निकलता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम निकालना चाहें मॉड, तो होता है मॉड ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए e टू द पावर i थीटा का जो है वो हो जाएगा 1, जो कि थीटा माइनस आई के 2 माइनस आई के 1 है, यहाँ हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा, और फिर इसके बाद ये 2 माइनस 2 k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर साइन k2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इस वाले फार्मूले से। और फिर ये रियल पार्ट जो है 4 k1 k2 का होल स्क्वायर, ये -1 है तो -1 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक। तो ये हो जाएगा, तो t हमारे पास आ गया। इस तरीके से इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं, और फिर अरेंज करने के बाद हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 1 प्लस 1/4 k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर k1/k2, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो cos स्क्वायर था उसको हम लोगों ने ओपन कर लिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का यूज करके, ठीक है। तो k1 स्क्वायर कितना है 2m अपॉन h क्लास स्क्वायर, k2 स्क्वायर 2m अपॉन h क्लास स्क्वायर e माइनस v नॉट, ये टर्म निकाल लेंगे क्योंकि एक टर्म का मान हमें रखना है, तो इस टर्म को निकालने के लिए हम लोग सब्सटीट्यूट किए वैल्यू, तो ये हमारे पास आ गया k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर अपॉन k1 k2, ये आ गया v नॉट अपॉन अंडर रूट e माइनस v नॉट, ठीक है। सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट जो आ गया या ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी जो आ गई वो आ गई इतनी के बराबर, ठीक है। अब हम अगर इसको पैरामीटराइज करें, एक कोई मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज योर लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू a अंडर रूट 2m v नॉट अपॉन h क्लास स्क्वायर, और एप्सिलॉन मान लेते हैं वो है e अपॉन v नॉट, तो एप्सिलॉन -1 वो हो जाएगा, जस्ट सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा e माइनस v नॉट अपॉन v नॉट स्क्वायर, और लेमडा अगर हम ये टर्म कंसिडर करें लेमडा अंडर रूट एप्सिलॉन -1, तो लेमडा की जगह हम लोग ये वैल्यू रख देंगे, और एप्सिलॉन -1 यानी एप्सिलॉन की जगह e बाई वी नॉट रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब जो ये टर्म है यहाँ पे, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है साइन का जो एंगल है साइन स्क्वायर का, वो कितने के बराबर है, वो बराबर है इतने के, ठीक है। तो यहाँ पे ये रख दिए, और ये जो टर्म दिख रहा है ये टर्म है बराबर इस टर्म की, एप्सिलॉन -1 रख दिए, तो हमारे पास आ गया ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है r इज इक्वल टू 1 माइनस टी होता है, राइट। रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन में जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट प्लस ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1 हमेशा, राइट। तो r इज इक्वल टू 1 माइनस टी, तो t हमने निकाल लिया है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास r आ जाएगा इतना, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा r का मान इतना। अब इसमें स्पेशल केस कौन कौन सा बन सकता है, पहला केस हो कि एनर्जी जो है पार्टिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है पोटेंशियल एनर्जी से, तो उस केस में क्योंकि एप्सिलॉन जो होगा वो होगा e अपॉन वी नॉट, तो इसलिए एप्सिलॉन बहुत ज़्यादा ग्रेटर हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा 1 से। तो जब ऐसा होगा एप्सिलॉन बहुत बड़ा होगा 1 से, एंड क्योंकि वी नॉट बहुत छोटा है तो हम इसको मान सकते हैं ऑलमोस्ट 0, तो इसलिए लेमडा जो होगा आपका वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेमडा जो है वो है वी नॉट अंडर रूट वी नॉट के प्रोपोर्शनल, राइट, सॉरी। सो जब वी नॉट छोटा होगा तो लेमडा 0 हो जाएगा। सो वी नॉट वेरी वीक, तो टी बराबर आपके पास आ जाएगा 1 और आर इज इक्वल टू 0। अब इसको हम देख लेते हैं, तो आर इज इक्वल टू 0, तो लेमडा इज इक्वल टू जैसे ही 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 0, और एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1, सो दिस इज 1 माइनस 1, दिया गया 0, तो दिस इज 1 प्लस ओके, सो दिस इज लेमडा 0, तो लेमडा 0 रखोगे तो साइन 0 का मान कितना होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, सो दिस इज 0, ठीक है, और ये ऊपर जाएगा इनफाइनाइट, तो आर का मान आ जाएगा 0, करेक्ट। और टी का मान हमें निकालना है, तो टी का मान भी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा इतना। जब r इज इक्वल टू 0 आएगा, t इज इक्वल टू 1, सो एट वेरी हाई एनर्जीज एंड वीक पोटेंशियल बैरियर द पार्टिकल वुड नॉट फील द इफेक्ट ऑफ द बैरियर, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा एनर्जी अगर पार्टिकल की होगी तो वो पूरे के पूरे ट्रांसमिट हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। एंड वी हैव द टोटल ट्रांसमिशन, राइट। अगर हम t इज इक्वल टू 1 लें, लेट से टोटल ट्रांसमिशन है स्पेशल केस में, तो जब t इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि साइन स्क्वायर लेमडा एप्सिलॉन -1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0, राइट। जहाँ पे t का फार्मूला है वहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि ये इतने के बराबर होना चाहिए। तो जब ये इतने के बराबर हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं लेमडा अंडर रूट एप्सिलॉन n, मान लेते हैं कि ये एप्सिलॉन n टर्म जो है वो 0 के बराबर है, तो इसलिए हम एप्सिलॉन n रख देंगे तो यह आ जाएगा n पाई के बराबर, राइट। साइन स्क्वायर अगर ये थीटा 0 होगा तो ये n पाई ले लेंगे, तो इसका मतलब t एप्सिलॉन n इज इक्वल टू हो जाएगा 1, जहाँ पे एप्सिलॉन n है ई एन अपॉन वी नॉट, और यहाँ से अगर हम लेमडा का मान रख दें इतना, और एप्सिलॉन n -1 यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दे, मान लेते हैं एनर्जी ई एन है nth स्टेट की, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इतना आ जाएगा, राइट। तो अब इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम पूरा सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा ई एन माइनस वी नॉट इज इक्वल टू इतना। तो एप्सिलॉन जो होता है वो होता है ई एन बाई वी नॉट, तो ये एप्सिलॉन का मान निकाल लेंगे, आ जाएगा इतना। किस केस के लिए है, जब आपका t इज इक्वल टू 1 है, जहाँ पे n क्या है, इंटीजर है, राइट, ठीक है।
इन द लिमिट एप्सिलॉन गोइंग टू 1, मतलब क्या है कि पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के जैसे ही बराबर होने लगेगी तो उस केस में क्या होगा कि एप्सिलॉन गोइंग टू 1, इसका मतलब है एप्सिलॉन -1 गोइंग टू 0, तो ये टर्म पूरा बहुत छोटा हो जाएगा। तो साइन जब जब थीटा छोटा होता है तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो इसका मतलब ये जस्ट टर्म बचेगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट कर देते तो हमारे पास जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट अभी निकाला था उसमें जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इतना मान। ठीक है, लेमडा स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन और यहाँ -1 आ जाएगा। ठीक, अब इसको हम निकाल भी सकते हैं, लेमडा स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन का मान ये इतना हो जाएगा, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लेमडा और एप्सिलॉन का दिया गया टी का मान। अब आर हमारे पास जो था आर में भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये कंडीशन साइन लेमडा एप्सिलॉन -1 का मान, तो वहां पे जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आर का मान इतना आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको प्लॉट करें पोटेंशियल बैरियर में जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट अगर हम उसको प्लॉट करें तो इधर एप्सिलॉन ले लें और इधर इस एक्सिस पे टी ले लें ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, तो ये इस तरीके से होता है कि ये आपका कुछ ऐसे जाता है। ठीक है, 1 को अप्रोच करेगा और ऑसिलेट करता रहेगा, जैसे जैसे एप्सिलॉन का मान बढ़ेगा, मतलब एनर्जी जैसे जैसे पार्टिकल की बढ़ेगी वैसे वैसे वो 1 को टच करेगा, फिर और हायर एनर्जी पे 1 से नीचे आ जाएगा ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, फिर और टच करेगा, फिर और हायर एनर्जी पे, तो इस तरीके से ऑसिलेटरी बिहेवियर दिखाता है। ठीक है, ये हुआ केस जब पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा हो। दूसरा केस कौन सा बन सकता है, जब पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से कम हो, और इस केस में हम लोग पढ़ेंगे टनलिंग इफेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन आपका चेंज नहीं होने वाला, फर्स्ट रीजन सेम रहेगा क्योंकि पोटेंशियल का इफेक्ट फर्स्ट रीजन में नहीं था। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन में पोटेंशियल का इफेक्ट नहीं था, तो ये पोटेंशियल ये सब आपका सेम रहेगा, मॉडिफाइड श्रोडिंगर इक्वेशन और वेव फंक्शन सेम रहेगा फर्स्ट रीजन में। सेकंड रीजन में क्योंकि ये चेंज हो रहा है तो K2 डैश आपको एक डिफाइन करना है, जैसे हम लोगों ने पोटेंशियल स्टेप में किया था जब पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से कम थी, तो उसी तरीके से यहाँ पे K2 डैश डिफाइन करना पड़ेगा जो कि इस तरीके से होगा। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इस तरीके का जो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है सेकेंड ऑर्डर है तो उसका जो सोल्यूशन आएगा यहाँ पे आई नहीं है, ध्यान देना है, यहाँ पे जस्ट K2 डैश है और माइनस K2 डैश है। थर्ड रीजन में भी पोटेंशियल जो आपका मॉडिफाइड वेव फंक्शन होगा सेम होगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी थर्ड रीजन में भी 0 है, तो यहाँ साई थर्ड आ जाएगा आपके पास इतना। ठीक है, अब इतना आ जाएगा क्योंकि रिफ्लेक्शन है तो ये तो 0 ही था उसमें भी, तो ये सेम ही रहेगा। ठीक है, तो F0 हो जाएगा, तो थर्ड रीजन का जो वेव फंक्शन था वही रहेगा जो पार्टिकल की एनर्जी जब पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा थी सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग फिर साई एक्स हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट रीजन का, सेकेंड रीजन का, थर्ड रीजन का। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, केवल और केवल इस रीजन में है, जब पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से कम होगी तो वेव फंक्शन इस पॉइंट पे डिफर कर जाएगा। कंटिन्यूटी कंडीशन ये है, फर्स्ट रीजन सेकेंड रीजन पे x = 0 पे मीट करेंगे, इस तरीके से डिफरेंशिएशन इनका होगा। सेकेंड और थर्ड वेव रीजन के जो वेव फंक्शन होंगे कहाँ पे मीट करें, x = a पे, इसलिए कंटिन्यूअस होंगे, सेम इसी तरीके से डिफरेंशिएशन होगा। तो अब ये आपके पास है कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा, कंटिन्यूटी कंडीशन लगा करके, तो पहले कंटिन्यूटी कंडीशन से आ जाएगा, ये वाले कंटिन्यूटी कंडीशन से a + b = c + d, इक्वेशन 2a हो गया। दूसरी कंटिन्यूटी कंडीशन से ये आ गया। तो अब इसको जैसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएशन ये है, डिफरेंशिएशन फर्स्ट रीजन का, फिर x = 0 पुट कर देंगे, ये सेकेंड रीजन का, फिर x = 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा i(k1a - b K2 - c - d), इक्वेशन 2b आ गया। फिर इसके बाद है हमारे पास सेकेंड ये वाला कंटिन्यूटी कंडीशन लगाएंगे, कंटिन्यूटी कंडीशन लगाकर हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा, फिर ये कंटिन्यूटी कंडीशन लगाएंगे, फिर हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा 2c 2d। ठीक है, अब हमारे पास ये कुछ है ट्रिक, जैसे हम सॉल्व करना चाहते हैं बी सी डी ई को इन टर्म्स ऑफ ए, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2a को i(k1) से मल्टीप्लाई करके 2b ऐड कर देंगे, तो जैसे हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा 2c, सॉरी। ठीक है, और फिर 2c को K2 डैश से मल्टीप्लाई करके प्लस 2d कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा c। ठीक है, फिर 2c को K2 डैश से मल्टीप्लाई करके 2d से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हमने सॉल्व किया हुआ है पूरा, तो हमारे पास आ जाएगा d। c और d को उठा करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो c और d को जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, सॉल्व करते करते आएंगे तो यहाँ पे ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और हमें पता है कि e⁻ K2 डैश है, ये क्या होता है, cos हाइपरबोलिक K2 डैश है प्लस साइन हाइपरबोलिक K2 डैश है, e⁻ - i K2 डैश ए, ये हो जाएगा cos हाइपरबोलिक K2 डैश है माइनस साइन हाइपरबोलिक K2 डैश है। तो दोनों को अगर ऐड कर दे इसको इसको तो ये आ जाएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा, तो 2 cos हाइपरबोलिक आ जाएगा, 2 cos हाइपरबोलिक आ जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा -2 साइन हाइपरबोलिक, मतलब इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 साइन हाइपरबोलिक आएगा। सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगा। ठीक है, ये टर्म आ गया, ये टर्म आ गया, तो हमारे पास e का मान आ गया
ई जैसे ही निकालोगे तो ये इधर चला जाएगा, ये पूरा नीचे आ जाएगा, तो जैसे नीचे आएगा तो हम इनवर्स लगा देंगे, ठीक है, ऊपर ले जाने के लिए। तो ये हमारे पास आ गया ई इन टर्म्स ऑफ ए, और फिर यहाँ से मॉड ई स्क्वायर निकालेंगे, तो मॉड ई स्क्वायर के लिए अब यहाँ पे क्योंकि ये ई टू द पावर आई थीटा है ना, तो यहाँ पे आई है तो आई का हो जाएगा 1, 2 4 हो जाएगा, k1 स्क्वायर हो जाएगा, k2 डैश का 1 हो जाएगा, मॉड ए स्क्वायर हो जाएगा। इसका अंदर केवल वही आपका रियल का, ये रियल है तो रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी टर्म का स्क्वायर और -1, पावर जो है -1 ही रहेगा, ठीक है। ये हमने पूरा इसका दिखाया हुआ है कि ये कैसे होता है। मॉड ऑफ जेड स्क्वायर होता है a प्लस आई बी का मॉड स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ए जेड है मॉड स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा। z1 बाई z2 का मॉड है तो z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर अलग अलग हो जाता है। फिर हम लोग यहाँ पे एक टर्म यूज करेंगे, कास हाइपरबोलिक को साइन हाइपरबोलिक में चेंज कर लेंगे यूजिंग दिस फार्मूला। कास हाइपरबोलिक k2 डैश कास हाइपरबोलिक स्क्वायर k2 डैश है माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर k2 डैश इज इक्वल टू 1। तो ये सब्सटीट्यूट कर देंगे कास हाइपरबोलिक को, तो ये कितना आ जाएगा, इस तरीके से सॉल्व करते हुए हमारे पास आ गया मॉड ऑफ ई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है। मॉड ऑफ ई स्क्वायर और थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे टर्म तो इतना आ जाएगा, ठीक। अब ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होता है, JT अपॉन JI ई अपॉन मॉड ऑफ ई अपॉन मॉड ऑफ ए स्क्वायर, जस्ट सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया, T का मान आ गया इतना। और यहाँ पे हम लोग किस केस के लिए सॉल्व कर रहे हैं, जब पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से कम है। इससे हमें क्या पता चलता है, फॉर द केस E लेस देन V0 T नॉट इक्वल टू 0 बट फाइनाइट, दिस मीन्स दैट द प्रोबेबिलिटी फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द पार्टिकल into the region x greater than a is not 0 in classical physics, this is 0। क्लासिकल फिजिक्स में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है पार्टिकल उस रीजन में चला जाए जहां पे उसकी एनर्जी कम हो पोटेंशियल एनर्जी से, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली ऐसा पॉसिबल है। दिस इज प्योरली क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट विच इज ड्यू टू द वेव एस्पेक्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, इट इज नोन एज टनलिंग इफेक्ट। इस रीजन को क्या बोलते हैं, टनलिंग इफेक्ट। टनलिंग इफेक्ट क्या होता है, quantum mechanical object can tunnel through classical impenetrable barriers, ठीक है। अब क्लासिकल फॉरबिडन रीजन क्या होता है, सपोज हमारे पास टोटल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस वी, तो यहाँ से हम वी निकाल लें तो आ जाएगा √2m E माइनस वी। अब अगर E लेस देन वी होगा तो V इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही E लेस देन वी होता है, पोटेंशियल एनर्जी से कम होता है, तो उस केस को बोलते हैं क्लासिकली इम्पेनेट्रेबल रीजन या बैरियर, क्लासिकली इम्पेनेट्रेबल बैरियर या क्लासिकल फॉरबिडन रीजन बोलेंगे इसको, ठीक है। तो द एप्लीकेशन ऑफ द टनलिंग इफेक्ट इज इन न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर फिजिक्स। अब पोटेंशियल बैरियर में हम लोगों ने E लेस देन V नॉट के लिए ट्रांसमिशन कोफिशिएंट अभी जस्ट निकाला। अब हमें रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालना है। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के लिए JR अपॉन JI दैट इज मॉड ऑफ B अपॉन मॉड ऑफ A का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें हमें मॉड B चाहिए इन टर्म्स ऑफ A, तब 2A I K1 माइनस 2B कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, जैसे ही करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये टर्म आएगा, ठीक है, ये पूरा टर्म आ जाएगा, ठीक। अब C और D का मान उठा करके 2F 2G से सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो जैसे सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इतना, और फिर ये पूरा आ जाएगा B इन टर्म्स ऑफ E आ जाएगा। अब ये फिर कास हाइपरबोलिक के टर्म में रख देंगे, यहाँ पे रख के सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ गया B आ गया इन टर्म्स ऑफ E, ठीक है। अब मॉड ऑफ यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से B आ गया इन टर्म्स ऑफ E। अब अगर मॉड B स्क्वायर निकालना है तो मॉड B स्क्वायर निकालेंगे तो मॉड E स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका इस तरीके से हो जाएगा, ये हम लोग अभी कर चुके हैं। तो मॉड B स्क्वायर जो है वो आ गया K1 स्क्वायर ये प्लस K2 स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर K2 डैश है अपॉन 4 K1 स्क्वायर K2 डैश स्क्वायर मॉड ऑफ E स्क्वायर, ठीक है। अब सिंस T होता है मॉड ऑफ E स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, तो मॉड ऑफ E स्क्वायर का मान निकाल लेंगे, T आ जाएगा T मॉड ऑफ A स्क्वायर। यहाँ पे जब सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास मॉड B स्क्वायर का मान आ गया इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इनटू A स्क्वायर, ठीक है। तो मॉड B बाई A स्क्वायर आ जाएगा T, और ये पूरा आपका टर्म आ जाएगा। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो होता है मॉड ऑफ B स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ A स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब ये पूरा टर्म हो जाएगा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट R। यहाँ से हमारे पास आ गया R इज इक्वल टू इतना। तो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकाल लिया किस केस के लिए, पोटेंशियल बैरियर में जब पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से कम हो, और T हमने निकाल ही लिया था पहले, तो वो इतना था, ठीक है। इसको पैरामीटराइज लेम्डा इज इक्वल टू इतना है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू इतना है। तो K2 डैश A, K2 डैश कितना था, √2m V नॉट माइनस E अपॉन H क्लास स्क्वायर, और ये A है, ठीक है। तो अब इसको V नॉट कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा
इतना, और इसको जस्ट सॉल्व कर लेंगे, लेमडा ये आ जाएगा लेमडा अंडर 1 माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। k1 स्क्वायर के प्लस k2 स्क्वायर अपान k1 k2 डैश, k1 है 2m e अपान h क्रॉस स्क्वायर, k2 डैश स्क्वायर है 2m v नॉट माइनस e अपान h क्रॉस स्क्वायर, सॉल्व करके रख करके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा k1 स्क्वायर प्लस k2 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट अपान अंडर रूट ई वी नॉट माइनस ई। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड अगर होल स्क्वायर कर दें तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर अपान ई वी नॉट माइनस ए स्क्वायर अपान इतना, ठीक है। अब ई अपान वी नॉट करके इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन के टर्म में, तो टी बराबर हमारे पास आ गया 1 प्लस 1/4 एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर k2 डैश है, और आर हमारे पास पहले से ही हम लोग निकाल लिए थे जो कि टी के टर्म में था, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब स्पेशल केसेस क्या बनेंगे, जब पार्टिकल की एनर्जी बहुत कम हो पोटेंशियल एनर्जी से, तो उस केस में क्या होगा, ई लेस देन ई अपान वी नॉट, ई वेरी वेरी लेस देन वी नॉट, तो इसका मतलब है ई अपान वी नॉट वेरी वेरी लेस देन 1। तो जब ऐसा है तो ये क्वांटिटी क्या होती है, ये एप्सिलॉन होती है, तो एप्सिलॉन बहुत छोटा होगा 1 से, तो अगर एप्सिलॉन बहुत छोटा होगा 1 से तो इसका मतलब है लेमडा अंडर रूट एप्सिलॉन माइनस 1 ये बहुत बड़ा हो जाएगा 1 से। तो जब ऐसा है तो साइन हाइपरबोलिक जो होता है वो ये होता है, तो ये टर्म जब बहुत बड़ा हो गया 1 से तो इसका मतलब ये टर्म डोमिनेट करेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो ये जस्ट क्वांटिटी जो होगी ये इतने के बराबर हो जाएगी, ठीक। तो टी में रख देंगे, तो टी में जैसे रखेंगे तो इतना आ जाएगा, फिर इतना आ जाएगा, इतना। तो इसका मतलब है जब पार्टिकल की एनर्जी बहुत कम है पोटेंशियल एनर्जी से तो भी आपका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट 0 नहीं हो रहा है। एक केस हो सकता है जब पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो, तो उस केस में एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन होता है ई अपान वी नॉट। जैसे ये 1 के बराबर हो गया तो ये जो क्वांटिटी है एप्सिलॉन माइनस 1 बहुत छोटी हो जाएगी, तो इसका मतलब ये साइन हाइपरबोलिक थीटा जस्ट थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा भी x वेरी वेरी लेस देन 1 साइन हाइपरबोलिक x इक्वल टू x के बराबर हो जाता है। तो t बराबर आ गया आपके पास इतना, ठीक है। तीसरा आपके पास जो है वो है क्लासिकल लिमिट। क्लासिकल लिमिट कौन सा है, जब आपका h क्रॉस गोइंग टू 0, तो लेमडा इतना है, तो जैसे h क्रॉस गोइंग टू 0 हो जाएगा लेमडा गोइंग टू इनफाइनाइट, तो लिमिट ऑफ t अगर हम निकालें तो लिमिट ऑफ t ये t है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए, जैसे ही h क्रॉस इज इक्वल टू गोइंग टू 0 है तो लेमडा हो जाएगा इनफाइनाइट, तो ये आ जाएगा आपका ये पास यहाँ पे इनफाइनाइट, क्योंकि साइन इनफाइनाइट का मान इनफाइनाइट, राइट। तो ये आ जाएगा लेमडा t गोइंग टू 0, लेमडा h क्रॉस गोइंग टू 0 ऑफ t इज लिमिट h क्रॉस गोइंग टू 0 t इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। और लिमिट h क्रॉस गोइंग टू 0 r जो होगा वो कितना आ जाएगा इस केस के लिए, वो आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व करके जैसे हम लोग लिमिट निकालेंगे, क्योंकि डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकते हैं इस केस में, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, इनवर्स जैसे है इसको पलट के सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा r की जो लिमिट आएगी वो आ जाएगी 1। जब r की लिमिट 1 आ जाएगी तो इससे क्या पता चलता है कि क्लासिकली जब आपका प्लांक कांस्टेंट गोइंग टू 0 है उस केस में जो आपका रिजल्ट है वो सेटिस्फाई कर रहा है क्लासिकल रिजल्ट को। क्लासिकल रिजल्ट क्या बोलता है कि t इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, और r जब t इज इक्वल टू 0 हो गया तो r इज इक्वल टू 1 हो जाएगा,